नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, डैश बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड आर लास्ट लास्टिंग। डैश का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। अब प्रभाव के ऊपर दो लोगों ने बात करी है। प्रभाव के ऊपर बात करी है सिगमंड फ्रायड ने, जो कि यहाँ पे आंसर हमें देखने में, क्योंकि यहाँ पे बचपन के प्रभाव के लंबे समय तक रहने की बात करी है इन्होंने। और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो बचपन के प्रभाव हैं, ये जो हमारे इफेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, ये अवचेतन मस्तिष्क में रहते हैं और यही व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसके अलावा हमें कौन देखने को मिलते हैं? इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉनफ्रेंडबर्नर और हमें देखने को मिलते हैं एरिक एरिक्सन। इन दोनों ने भी बचपन के प्रभाव की बात करी है। एरिक एरिक्सन ने क्राइसिस, लाइफ क्राइसिस के ऊपर बचपन के प्रभावों की बात करी है। वहीं पर अगर हम बंधुरा को देखें, अगर हम ब्रॉनफ्रेंडबर्नर को देखें, तो ब्रॉनफ्रेंडबर्नर हमारे पास क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पर्यावरण, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, समाज, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वहीं पर अगर हम अलबत्त बंडूरा की बात करते हैं तो बंडूरा किसको देखते हैं? तो बंडूरा ने यहां पर बात करी थी इमिटेशन की, अनुकरण की, या फिर सामाजिक अधिगम की। तो यहां पर बंडूरा सोशल लर्निंग की बात करते हैं, सामाजिक अधिगम की बात करते हैं। प्याजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। संज्ञानात्मक निर्माणवाद की बात करते हैं और वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद की बात करते हैं। तो यहां पे आंसर हमारे पास थर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हायरार्की ऑफ नीड्स इन एन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो यहां हम आवश्यकता पदानुक्रम की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें आवश्यकता पदानुक्रम मास्लो के द्वारा, जो कि एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, ये एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। वहीं पे अगर हम बात करें प्याजे का, तो प्याजे मानवतावादी लोग किसके ऊपर बात करते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं, मनुष्य की क्षमता, उनके संवर्धन, इसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक बात करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ह्यूमनिस्ट कहते हैं, उन्हें हम मानवतावादी कहते हैं। जबकि प्याजे हम देखें तो प्याजे हमारे क्या है? प्याजे कॉग्निटिविस्ट है, ये एक संज्ञानवादी हमें मनोवैज्ञानिक देखने को मिलते हैं। अगर हम पेवलॉव के ऊपर बात करें तो हमें पेवलॉव कैसे देखने को मिलते हैं? पेवलॉव हमारे पास व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। और फ्रायड हमारे साइको एनालिस्ट हैं, ये मनोविश्लेषणवादी हैं। ये हमें मनोविश्लेषणवादी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग जो है इनकी विचारधाराएं हैं। दे आर द पैराडाइम्स ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट। आंसर यहां पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द टर्म नॉर्मेटिव डेवलपमेंट इंडिकेट्स, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। तो जब हम निर्देशात्मक विकास की बात करते हैं, यानी नॉर्म्स की बात करते हैं, एक मानक या मानदंड के हिसाब से हमारे पास जब विकास हो रहा होता है, तो ये विकास किसको बताता है? ये विकास हमारे पास हमें बताता है कि किस एक्सटेंट और डायरेक्शन में हमारे पास, तो एक्सटेंट किस सीमा तक हमें विकास देखने को मिलेगा। नॉर्मेटिव डेवलपमेंट हमें वस्तुतः सीमाएं बताता है, कहां से कहां तक का विकास हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो नॉर्मेटिव डेवलपमेंट है, नॉर्मेटिव डेवलपमेंट हमें सीमा से क्या बताएगा? ये हमें एज वाइज स्टेजेस एंड इंडिकेटर्स बताता है। ये हमें आयु अनुसार
अवस्थाएं तथा इनके संकेतक देते हैं। तो इसीलिए यहां पे हम सीमा कहेंगे कि हमें क्या देखने को मिल रही है, हमें आयु अनुसार अलग अलग तरह की अवस्थाएं मिल रही हैं। आंसर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ, दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक हैं। तो जब हम दंड और प्रोत्साहन की बात करते हैं तो ये दंड और प्रोत्साहन हमें किसने दिया है, तो ये हमें दिया है स्किनर ने। स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत है, और स्किनर हमारे पास एक बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं। ये एक बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, ये एक व्यवहारवाद की थ्योरी है, जहां पे हम दंड और पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। दंड और पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। फिर हम देखें तो हमारे पास डिजाइन बेस्ड रिसर्च मेथड, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और कनेक्टिविज्म थ्योरी। अगर हम यहां पे देखें कनेक्टिविज्म थ्योरी किसकी है, तो कनेक्टिविज्म थ्योरी हमें देखने को मिलती है थॉर्नडाइक की, जिसके अंतर्गत हमें लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम, और साथ ही साथ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि और प्रयास सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। जब हम मानवतावादी सिद्धांत कहें तो यह हमें किसका देखने को मिलता है, ये मास्लो का है। जबकि डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, डिजाइन बेस्ड रिसर्च मेथड देखें तो ये किसका देखने को मिलता है, ये रॉजर्स का देखने को मिलता है। कार्ल रॉजर्स ने जो हमें थेरेपी दी और डायग्नोसिस दिया अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का, व्यक्तित्व के जितने विकार होते हैं उनके लिए जो उन्होंने निदान और उपचार की दी, थेरेपी दी उन्होंने, वो थेरेपी हमारे पास डिजाइन बेस्ड रिसर्च मेथड के ऊपर आधारित थी। ये ध्यान रखिएगा, रॉजर्स जो है वो मानवतावादी भी हैं, रॉजर्स जो है मानवतावादी भी हमें देखने को मिलते हैं। रॉजर्स का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, आत्म अनुभूति सिद्धांत है। मास्लो भी अपनी हायरार्की में, अपने पदानुक्रम में सर्वोच्च जो देते हैं वो आत्म अनुभूति देते हैं, और उस आत्म अनुभूति के ऊपर पूरा का पूरा सिद्धांत हमें किसका देखने को मिलता है, रॉजर्स का देखने को मिलता है। तो रॉजर्स भी मानवतावादी हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर व्यवहारवादी स्किनर उत्तर पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। When child recognizes that each individual is aware of other people's thoughts and feelings, then it is called। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत हैं, तो यह क्या कहा जाता है। तो यहां पे जब हम सामाजिक विकास को देखते हैं, सामाजिक विकास में जब बच्चा ये पहचानने लगता है कि एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन थॉट, और इसी के हिसाब से फिर वो अपने आप को भी देखना शुरू कर देता है और उसके अंदर अपने विचारों का स्थायित्व आने लगता है, इंटरनलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, आंतरिकरण आना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है आत्म प्रतिबिंब, इसको आत्म प्रतिबिंब कहा जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। वहीं पर अगर हम सोशल इंफॉर्मेशन रोल टेकिंग कहें तो जो हम लड़का लड़की या मैं एक शिक्षक होने के नाते या कोई अलग अलग तरह के जो रोल अपनाते हैं, अलग अलग तरह की भूमिकाएं अपनाते हैं अपने जीवन में, और फिर उस भूमिका के हिसाब से क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझते हैं, इसे कहा जाता है सोशल इंफॉर्मेशन रोल टेकिंग। जब बच्चा घर घर खेल रहा होता है, जब बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, जब बच्चा टीचर स्टूडेंट खेलता है, घर में आप देखेंगे बच्चे छोटे छोटे फॉल्स प्ले करते हैं, इससे हम कहते हैं कि बच्चा फॉल प्ले कर रहा है। तो बच्चा अलग अलग तरह से छदम खेल खेलते हैं, तो जो छदम खेल खेलते हैं वो सारा का सारा सोशल रिफ्लेक्शन है। फिर हम देखें इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कन्वेंशनल सिस्टम रोल टेकिंग, सामाजिक और परंपरागत प्रणाली की भूमिका लेना। अब इसको सीखते हुए जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी परंपरागत भूमिका ले लेता है। अब ये कन्वेंशनल सिस्टम रोल टेकिंग क्या होता है, लड़का लड़कों की तरह, लड़कियां लड़कियों की तरह व्यवहार करने लगेंगी, उनकी भूमिकाएं अपनाने लगेंगी, तो इसे हम कहते हैं ये। और फिर हमारे पास म्यूचुअल रोल टेकिंग, आपसी भूमिका लेना। ये क्या होता है, जब हम थोड़े से परिपक्व होते हैं और हमारे अंदर ज्ञान आता है और हम परंपराओं को, रूढ़ियों को तोड़ते हैं, तब हम एक दूसरे के लेने लगते हैं। यानी लड़का भी खाना बनाने के लिए अपने घर में हाथ बटाना शुरू करेगा, लड़कियां भी बाहर जाने लगेंगी, लड़कियां चाहेंगी कि वो भी एरोप्लेन चलाएं, वो भी जो लड़के कहते हैं मोटरसाइकिल चलाएं, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल रोल टेकिंग। लेकिन यहां पर परस्पर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के काम करने की बात करते हैं, तो इसे हम म्यूचुअल रोल टेकिंग कहते हैं, आपसी भूमिका लेना कहते हैं। तो साथियों ये था आज का 5 का पंच। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट मिले होंगे, साथ ही साथ आपने पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।